श्री राम के नाम का राजनीतिक फायदा आमतौर पर बीजेपी को मिलता रहा है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को राम के नाम पर घेर भी लेती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में उल्टी हवा बह रही है। राम के नाम पर बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का काम किया है। दरअसल मामला सतना के सिद्धा पहाड़ का है, जहां खनन की मंजूरी देने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन सिद्धा पहाड़ से प्रभु श्री राम की यादें जुड़ी हैं। माना जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने राक्षसों के संहार का प्रण लिया था, और यह पहाड़ जो है उन मुनियों महर्षियों की हड्डियों का पहाड़ है जिन पर राक्षसों ने हमला किया था और उनकी जान ले ली थी। अब ऐसे में कांग्रेस को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोप लगाए, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का भी ऐलान कर दिया है। सतना के सिद्धा पहाड़ी इलाके में खनन की मंजूरी की तैयारी पर सियासी बवाल मच गया। राम वन गमन पथ पर स्थित खनिज संपदा से भरे इस इलाके में मध्य प्रदेश की सरकार खनन की तैयारी में है, लेकिन न सिर्फ सतना के आम लोगों और साधु संतों ने, बल्कि कांग्रेस ने भी सरकार की कवायद के खिलाफ विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। दरअसल सतना में चित्रकूट क्षेत्र के इस इलाके में पहले भी खनिज संपदा का दोहन होता रहा है। यहाँ कई वैध और अवैध खदानें संचालित हैं, जहाँ बॉक्साइट, लेटराइट जैसे खनिजों का खनन किया जाता रहा है। यहाँ के मशहूर सरभंगा आश्रम से लगे शुंभार पहाड़ को पहले ही खत्म किया जा रहा है, और अब सिद्धा पहाड़ में खनिज खनन की मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सिद्धा पहाड़ से भगवान श्री राम की यादें जुड़ी हैं, और ये इलाका राम वन गमन पथ में आता है। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। ये सब झूठे राम भक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट परिधि का जितना भी 84 कोस है, सुतीक्षण, सरभंग, धारकुटी आश्रम के आसपास का एरिया, वो सभी खनन मुक्त करें, और सारी जो भी लीज है, जो भी वो है, उनको निरस्त करते हुए इस पूरे एरिया को भगवान राम के नाम पे संरक्षित करें। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया और सड़क से सदन तक लड़ाई का ऐलान किया। एमपी में ये पहली बार है जब राम के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं घेरा, बल्कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। दरअसल मान्यता है कि त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारा, और उन्हीं ऋषि मुनियों की अस्थियों से बना है सिद्धा पहाड़। वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम यहाँ आए तो प्रण लिया कि वो राक्षसों का संहार करेंगे। इसका जिक्र चौपाई के जरिए रामचरितमानस में भी मिलता है। सिद्धा पहाड़ के आसपास आश्रम है, जहाँ के संतों ने खनन पर ऐतराज जताया है। स्थानीय लोग और साधु संत भी सरकार की इस कवायद के खिलाफ लड़ाई के मूड में हैं। हम लोग पटवा जी की सरकार में खुदाई लगी थी, तो वहाँ की हड्डी पुड़िया में लेके एक्शन करा, वहाँ पर असेंबली क्वेश्चन करवाए थे, तो फिर वहाँ से रोक लग गया था कि सरभंगा आश्रम से 10 किलोमीटर के इधर कोई खनन कार्य नहीं होगा। ऐसा बंद कर दिए थे, पूरे पहाड़ सब खुदाई बंद हो गई थी। अब फिर से शुरू हो गया। अब सरकार विकास करने के लिए धार्मिक स्थानों को भी खुदा रही, क्या करें, कोई करे न करे, हम लोग साधु महात्मा करेंगे। ये राम पथ में है, और सरकार वहाँ से अयोध्या से लंका तक राम पथ मान लिया है। इस तरह के जो उत्खनन हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, जो दोहन हो रहा है, उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक उत्खनन बस नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि भगवान राम की ये तपोस्थली है, और इससे जुड़ा हुआ सरभंग आश्रम से लगा हुआ सिद्धा पहाड़ है, अस्थियों का समूह है। उसको आज भी अगर वहाँ खोदते हैं, हड्डियों की जो अवशेष निकलते हैं, वो पूर्णतः हमारे धर्म के खिलाफ है, और इसको बंद होना चाहिए। इधर इस विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। देखिए, ये कांग्रेस की आपत्ति नहीं है, भ्रम पैदा करने की उनकी बात है। शिव के तो वैसे भी आराध्य राम होते हैं, सिद्धा पहाड़ कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है, उन्होंने वो बातचीत भी कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत करूंगा, और किसी की भी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होगा, इस बात की पूरी चिंता की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपनी सुविधा के मुताबिक राम के नाम का इस्तेमाल करती है। हकीकत यह है कि राम वन गमन पथ को सहेजने के बजाय राज्य की बीजेपी सरकार उसे नष्ट करने में लगी है।
हालांकि बीजेपी की अपनी दलील है, लेकिन सियासी हलचल को देखकर लगता है कि सिद्धा पहाड़ का खनन सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में कर्ज पर सियासत एक बार फिर से तेज होती जा रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी और इसके बाद 15,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने का रास्ता भी साफ हो गया। लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों की हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों के साथ साथ मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत भी बिगड़ी। अब जब चुनाव करीब हैं और सरकार को फोकस सरकारी योजनाओं पर बढ़ाना है, तो साथ ही सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कमी आ गई है और नई भर्तियों से भी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है। यानी चुनावी मौसम में सरकार का खर्च और बढ़ेगा। जाहिर है ऐसे में सरकार को पैसों की दरकार है। इस जरूरत को पूरा करने की कवायद भी चलने लगी है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद सूबे के लिए कर्ज की लिमिट बढ़ाने पर मंजूरी मिली। अब मध्य प्रदेश सरकार 15,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकती है, लेकिन सूबे पर पहले से 3 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कोरोना के कारण आर्थिक संकट में भी हमने तमाम प्रकार के प्रबंधों के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को नए आयामों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने अर्थव्यवस्था के किसी भी मापदंड को तोड़ा नहीं, किसी भी रिजर्व बैंक या केंद्र सरकार के नियम को तोड़ा नहीं, और अभी भी मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय का मामला हो या जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रोडक्टिविटी का मामला हो, सिद्ध किया है, सही तौर पर सार्थक अपने आप को सरकार के नाते सिद्ध किया है। और मुझे लगता है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का पक्ष रखा है तो उसमें कहीं कोई संदेह होने का कोई कारण नहीं है। उधर सूबे के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि कर्ज लेना एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने कहा है कि हर सरकार कर्ज लेती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी सरकारें करती है, कर्जा लेती है, कर्जा देती है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लिया है तो कर्जा चुकाएंगे भी, और विकास कार्य के लिए लेते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लेते हैं। ये तो सरकार का रूटीन का काम है। सरकार को जो सरकार का तय दायरा है उसी के अंतर्गत कर्ज लिया जा रहा है। सब नियम प्रक्रिया के अंतर्गत ही लिया जाता है, जितनी सीमा होती है उतना ही कर्ज लिया जाता है। सरकार का दावा है कि कर्ज सिर्फ विकास के कामों के लिए लिया जा रहा है, लेकिन सूबे पर भारी भरकम कर्ज को लेकर कांग्रेस हमलावर होती जा रही है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। एक तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। प्रदर्शन भी किया गया बड़ा सा, लेकिन सीएमआईए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर और भी कम हो चुकी है। अगस्त 2022 में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.4% दर्ज की गई है, जबकि देश में बेरोजगारी की दर 8.3% है। अब इन आंकड़ों के दम पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से इस डेटा पर ही सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर अगस्त महीने में और कम हो गई है। अगस्त में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.4% दर्ज की गई है, जबकि देश में बेरोजगारी की दर 8.3% है। इससे पहले मार्च अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.6% थी। इस डेटा के हिसाब से छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी वाला सूबा है। बेरोजगारी दर पर सीएमआईई के ताजा आंकड़े से प्रदेश की कांग्रेस सरकार फूली नहीं समा रही। हाल ही में बीजेपी ने रायपुर में बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन किया था। ऐसे में नए आंकड़ों के बाद कांग्रेस को बीजेपी पर वार करने का एक बड़ा मौका मिला है। राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, जबकि कांग्रेस अपने काम से सूबे को अनुकरणीय राज्य बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बोलने के लिए कुछ मुद्दा रहा नहीं। वहीं पर कांग्रेस लगातार
अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में अनुकरणीय राज्य बनते जा रहा है। आज बेरोजगारी की सबसे कम दर 7% से 4% में आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव साइनिंग है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पे और आगे बढ़ेगा। सीएमआईए के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर निचले स्तर पर है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत बताती है, लेकिन बीजेपी को इन आंकड़ों पर ही भरोसा नहीं है। बेरोजगारी दर को लेकर के कांग्रेस अपने जो पीठ थपथपा रही है और थपथपाने के बाद भी ये बताना कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में 90 चपरासियों की भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ। 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया। आज भी किसी विज्ञापन को जारी करें और कितने लोग उसमें आवेदन कर रहे हैं, इससे आपको पता लग जाएगी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर क्या है। जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं, जो सर्वे किए हैं, वो प्राइवेट है और कितने लोगों से आखिर पूछताछ की है, उसके ऊपर कितना विश्वास किया। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली निजी संस्था है। ये संस्था देश और सूबों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी करती है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर बढ़ी है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये दर लगातार घटती जा रही है। जाहिर है प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब इन आंकड़ों का सियासी माइलेज भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रायपुर। जनता परेशान, सरकार हलकान, लेकिन विपक्ष मेहरबान। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बाद अब अनियमित कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी और नतीजा ये कि जनता त्रस्त होती जा रही है। सरकार भी समझ नहीं पा रही कि आखिर कैसे समस्या का हल निकाला जाए, लेकिन विपक्ष को इसमें सियासी मौका नजर आता है। वो हड़ताली कर्मचारियों पर पूरी तरह से मेहरबान है। पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट करते हैं कि डरिएगा मत, बीजेपी साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, लगे हाथों उन्होंने वादा भी कर दिया। वादा ये कि अगर हमारी सरकार बनी तो केंद्र के समान डीए मिलेगा। विपक्ष के समर्थन से हड़ताल को और हवा मिल गई है। एक हड़ताल अभी खत्म भी नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। सरकार की यह मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल से सूबे में पहले ही सरकारी कामकाज ठप पड़ा है। ऊपर से अब अनियमित कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। राज्य के अनियमित कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं। इनकी मांग नियमित नौकरी की है। इन्होंने सरकार से दो टूक कहा है कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार से जम्मू 5 लाख अनियमित कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन श्रमिक दर के अस्थायी श्रमिक मन इकट्ठा होके संवेदनशील छत्तीसगढ़िया सरकार के तिरन आप मांग लेके जाथन कि आपके जो वादा रही 10 दिन में नियमितीकरण करे के तेल ला आप नियमित कराओ। बीच में 2 साल के बाधा रही से वो ला हम स्वीकार करथन, पर अब सब ला आप खुश करे हो हर वर्ग ला, तो हम वर्ग कुछ न कुछ आप देवो। यही कामना के साथ हम 5 लाख मन जाथन। पहले से ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं और अब अनियमित कर्मचारियों ने भी कलम बंद काम बंद हड़ताल कर दी है। यानी उन सभी विभागों में कामकाज ठप हो गया जो अनियमित कर्मचारियों के भरोसे चल रहे थे। जाहिर है अब सरकार के लिए डबल चुनौती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने कर्मचारियों से अपील की है कि हड़ताल खत्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे तो कर्मचारियों को देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को इससे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। एक तो पहली बात, एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हमने दिया। पुलिस को भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हमारे शासनकाल में हुई। कोरोना काल में कई राज्य हैं जहां तनख्वाह काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने तनख्वाह काटा नहीं है। तो ये सारे काम न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि अन्य वर्ग के हित में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करती जा रही है। और मैंने उन्हें कहा जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हमको देने में क्या तकलीफ क्या है, लेकिन वो मतलब केवल ये है कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया इसलिए उसको प्रतिष्ठा प्रश्न बना लिया, तो प्रतिष्ठा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए।
अपील से लेकर वेतन कटौती तक हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार तमाम नीतियां अपना रही है, लेकिन सरकार की इन कोशिशों की राह में विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा है। रमन सिंह ने ट्वीट के जरिए कर्मचारियों को नहीं डरने की सलाह दी है। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी का पूरा समर्थन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सरकार बनी तो केंद्र के समान डीए भी दिया जाएगा। इन हड़तालों से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। सभी जरूरी काम अटके पड़े हैं, लेकिन सियासत के आगे जनता की परेशानियां बौनी पड़ गई हैं। सरकार से कर्मचारियों का समझौता नहीं हो पा रहा और विपक्ष लगातार इस हड़ताल को हवा दे रहा है। इन हालात में लगता नहीं कि जल्द हड़ताल से राहत मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक अनजान दहशत जिसका अब तक कोई सुराग हाथ ही नहीं लग पाया। उस शहर में दिन में तीन मर्डर हुए। कातिल के निशाने पर हैं सोते हुए चौकीदार, जिन्हें मौत की नींद सुलाया गया। कत्ल का पैटर्न एक जैसा है। स्याह रात में वारदात हुई, हथियार बाहर से नहीं लाया गया, कोई लूटपाट भी नहीं की गई। तो आखिर क्यों है चौकीदार उस हत्यारे के निशाने पर? सागर में यह दहशत क्या किसी साइको सीरियल किलर की कहानी सुना रही है? जागते रहो, सागर में सोना मना है। उसके निशाने पर चौकीदार। सोते वक्त सुलाए मौत की नींद। तीन दिन, 3 चौकीदार का मर्डर। साइको सीरियल किलर, एक अनदेखी दहशत, एक अनजाना सा खौफ। वो कब आता है, कब जाता है, कौन है वो चौकीदारों का जानी दुश्मन? 3 दिन, और इन 3 दिनों में जिस तरह से मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, उसके पैटर्न पर गौर करिए, जिसमें वक्त रात का चुना गया। दूसरा पैटर्न, निशाने पर चौकीदार हैं। तीसरा पैटर्न, वक्त रात के 1 से 4 बजे के बीच का। और चौथा पैटर्न, जो कहते हैं जागते रहो, उन्हें सोते वक्त कोई मौत की नींद सुला रहा है। सागर में आखिर कौन है वो साइको किलर जिसने 3 दिन में एक के बाद एक 3 चौकीदारों का कत्ल किया? 26-27 अगस्त की दरमियानी रात से हत्या का ये खूनी खेल शुरू हुआ और 29-30 अगस्त की रात हुई तीसरी हत्या ने हड़कंप मचा दिया। सबसे पहले जिक्र तीसरी हत्या का। केस नंबर 3, चौकीदार मंगल अहिरवार का मर्डर। निर्माणाधीन मकान में सो रहे चौकीदार की हत्या। सोते समय फावड़े से सिर पर वार। तारीख 30 अगस्त, वक्त रात के 1 से 4 बजे। इस हमले में घायल चौकीदार मंगल अहिरवार पर जब हमला हुआ तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन लोग आए। हमलावर फरार हो चुका था। घायल चौकीदार को भोपाल रेफर किया गया, जिन्होंने दम तोड़ दिया। इस बीच लोगों ने एक संदिग्ध शख्स को देखा जो सफेद शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए था। इस संदिग्ध का स्केच जारी किया गया। जो हम लोग को साक्ष्य इसमें मिले हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी कुछ इसमें हम लोग को कोरिलेशन मिल सकता है, उस हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये 3 अलग अलग घटनाएं हैं जिसको हम लोग इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें कुछ कोरिलेशन हो सकते हैं, कोइंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीरियल किलर एक बहुत ही, मुझे लगता है, एक फैंसी सन शब्द है। बेसिकली 3 ये कत्ल की हत्या की घटनाएँ हुई हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हो सकता है इसमें सेम आरोपी हो सकता है इसमें अलग अलग आरोपी हों। तो अभी चूंकि साक्ष्य इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस बीच सागर में 3 दिन में चौकीदार के मर्डर की पुलिस वाले गुत्थी सुलझा रहे हैं। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात, इससे पहले कैंट थाना इलाके के कारखाने में सो रहे चौकीदार की हत्या। वहीं दूसरी वारदात सिविल लाइन थाना इलाके के आर्ट एंड कॉमर्स परिसर में चौकीदार का कत्ल। क्या तीनों कत्ल करने वाला एक ही किलर है, साइको किलर? घटना संज्ञान में प्रशासन की आई है। मेरी भी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई है।
सभी संपूर्ण पुलिस को अलर्ट मोड पे वहां किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर हमारे रात्रि गश्त वाले चौकीदार इस तरह के लोग हैं, उनको भी सबको अलर्ट मोड पे किया है। तो हत्यारे को एक ही है। जन जागरण भी किया जा रहा है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के पूरे सागर से निकलवाए गए हैं। क्या ये साइको किलिंग की वारदात है? हत्या का पैटर्न और वक्त आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? एक और बात, क्या सीसीटीवी में सीरियल किलिंग का राज कैद है? हत्यारा ना तो लूटपाट करता है, ना ही अपने साथ कोई हथियार लाता है। सोते हुए चौकीदार क्यों निशाने पर हैं? आखिर कौन है चौकीदारों का वो जानी दुश्मन? सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और विदिशा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेतवा नदी में नहाते समय हादसा हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 2 अन्य लोग इसमें डूब गए। राकेश सिंह जादौन समेत 2 लोग डूबे हैं। होमगार्ड की टीम ने कूदकर बचा लिया। जिलाध्यक्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया है, वहां इलाज चल रहा है। रंगई घाट बाढ़ वाले गणेश मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। बेतवा में नहाते समय हादसा हुआ, डूब गए थे। हालांकि होमगार्ड्स ने तुरंत मौके पर कूदकर बचा लिया। हालत अब गंभीर बताई जा रही है। भरत राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, कैसे ये घटना हुई है और क्या जानकारी इसके बारे में अभी अपडेट? जी जी, ये जो है बाढ़ वाले गणेश मंदिर पे रंगई का घाट है। यहाँ पे गणेश उत्सव में 7 दिन कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि ये शिवराज जी का सीएम का ये आस्था का केंद्र, तो यहाँ पर सारे नेता लगभग इकट्ठे रहते हैं। तो आज दोपहर में भी यही हुआ। ये जिलाध्यक्ष और उनके साथ 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नदी में नहाने के लिए कूद गए, लेकिन बहाव चूंकि बहुत तेज था तो ये बह के बीच धार में पहुंचे। वहां से इन्होंने जब चिल्लाया, आवाज दी बचाने की, तो होमगार्ड के जवान तुरंत जो लाइफ जैकेट लेके पहुंचे, इन्हें बाहर निकाला। तो 2 लोग तो ठीक है, लेकिन जिलाध्यक्ष की हालत जो है थोड़ी सी गंभीर है, तो उन्हें आईसीयू में अभी एडमिट किया गया, जहां उपचार जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।